चलिए भाई, तो चिल्ड्रन सबको पता है कि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ मनी व्हाटसोएवर वी फुलफिल इन आवर बिजनेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, द फिजिकल अमाउंट ऑफ मनी, एंड द प्रोसेस टू जज हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो आपने सोचा कि हम एक स्कूल सेटअप करते हैं, तो आपने लैंड परचेज कर रहा है, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनवानी है, क्लासरूम में फर्नीचर चाहिए, देयर आफ्टर एयर कंडीशनर चाहिए, फैंस चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। ये करोड़ों रुपए तो एक बार लगेगा और 15 20 25 साल की फुर्सत हो जाएगी आपको। ये कैपिटल बजटिंग है। टीचर्स की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, रिपेयर, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड ऑल, ये सब जो रोजमर्रा के आपके खर्चे होंगे, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो सब लोग अरेंज कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहां पे होता है बच्चों? कैपिटल बजटिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म असेट्स को फाइनेंस करना। समझ में आई बात? चलिए, तो द इम्पोर्टेंस वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर, चलो इसी का एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको दूंगा। क्योंकि फंड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मशीन में, टेक्नोलॉजी में, टूल्स एंड व्हीकल्स में, तो एक बार यहाँ पे पैसा लग गया तो यू टर्न पॉसिबल नहीं है। गॉट इट क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। चलो, आपने रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा। इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। व्हाट वाज द ड्रीम प्रोजेक्ट चिल्ड्रन? द नैनो कार, लपटकिया गाड़ी। गाड़ी नो डाउट क्वालिटी में बहुत अच्छी थी, बेचारों ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी कर दी दैट इट प्रूव्ड टू बी अ वेरी चीप कार। व्हाट इट क्लियर? और लोग इसको तुच्छ निगाहों से देखने लग गए। प्लस थोड़े से इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से गाड़ी की स्टार्टर मोटर थोड़ी सी सस्ती और घटिया ले ली गई, तो उसमें आग लग जाती थी और दूसरों को मसाला मिल गया। तीसरा प्रॉब्लम थी हमारी ममता मौसी। अब ये कौन है सर? ममता बनर्जी जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। रतन टाटा जी ने फैक्ट्री लगाई वेस्ट बंगाल में, प्रोडक्शन वाज अबाउट टू स्टार्ट, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के फेज में था, बट आउटपुट नहीं निकल पाया ढेर सारा। तो ममता बनर्जी जी ने वहां के किसानों को भड़का दिया। क्यों भड़काया? क्योंकि भाई रतन टाटा जी की हमारे सो कॉल्ड मोदी जी और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी जान पहचान थी। तो ममता बनर्जी जी को लगा कि अगर यहाँ पे प्लांट लग जाता है, कल को फंक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से होगा, सेटअप हो चुका था पूरा प्लांट, फंक्शनिंग हो जाती है, लोगों को जिनसे जमीनें ली गई हैं किसानों से और बदले में उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको जॉब दिया जाएगा, तो किसानों की कमाई होने लग जाएगी, पॉवर्टी लेवल विल गो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विल गो अप, फार्मर्स की जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। तो हो सकता है ये किसान, ये गरीब लोग, ये जो बल्क मास है, ये हमें वोट ना दे और ये किसी और पार्टी को वोट दे दे, तो हमारा डोमिनेशन ऑफ रूल या रूलिंग डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। तो किसानों को बहला फुसला के भड़का के कि लैंड आपका परचेज कर लेंगे, कोई नौकरी नहीं देंगे या टेम्परेरी जॉब देंगे, बाद में आपको किक आउट कर देंगे जॉब से, तो किसान एजिटेशन पे उतर आए। जो इंजीनियर्स वगैरह वहां जाते थे उनको मारते पीटते थे, दंगे फसाद करते थे। तो फाइनली रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि फैक्ट्री को यहां से शिफ्ट करके गुजरात ले आया जाए। उनका प्रपोजल यूपी का था, बट यूपी में उस समय जो चीफ मिनिस्टर थी वो बहन मायावती जी थी। गॉट इट क्लियर? और वो भी बड़ी सो कॉल्ड अजब खजब टाइप की लेडी डॉन थी, तो उनको भी पहले कुछ सुविधा शुल्क चाहिए था, तब परमिशन देती। तो रतन टाटा जी ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। 2400 करोड़ का नुकसान हुआ, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एटलीस्ट एक प्लांट की जगह उनको वहां पे मिल गई। गॉट इट? तो ये इनका इतना ढेर सारा फंड इन्वॉल्व था, अगर पहले इनको पता लग जाता कि ममता मौसी ये सब हरकतें रहेंगी, शायद यहाँ पे फैक्ट्री कभी सेटअप करते ही नहीं। पक्का? तो हम लिखते जरूर है इरिवर्सिबल, बट ये एक ऐसी कंडीशन थी जहां पे इनको अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ गया। समझ में आ गया? नहीं तो पूरा 10-12 हजार करोड़ जो था वो सब चला जाता। फाइन चिल्ड्रन? चलिए, न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी स्टोरी इनकी निकली थी बहुत साल पहले। इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल तो होता ही है कि भाई आप बैक नहीं जा सकते। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने वो मूवी देखी होगी मेरी शादी में जरूर आना। वो प्रयागराज सिटी में ही शूट हुए काफी उसके सीन। तो वहां पे उस लड़की का आईएएस में, पीसीएस में सिलेक्शन आता है, पीसीएस में नॉट आईएएस में, और जो उसकी वुड भी खड़ूस सास होती है, सास बोले खड़ूस बोले एक ही बात है, सिनोनिम्स है दोनों। जैसे टीचर बोले और खड़ूस बोले, बच्चा बोले ना पढ़ने वाला दलितर बोले, बात एक ही है, वैसे ही। गॉट इट क्लियर? तो अब वो कहती है मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी, तो ऑन द डे ऑफ वेडिंग वो लड़की भाग जाती है। फिर जो सत्तू होता है उससे बदला लेता है। मूवी में देखा होगा आपने, समझ में आया? तो अब वहां पे भी क्या था, उसके पिताजी क्यों इतना भड़क जाते हैं? उन्होंने भी बेटी की शादी में जो पैसा खर्च किया,
या लड़के वालों ने जो बेटे की शादी में खर्च किया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल बजटिंग। इरिवर्सिबल डिसीजन। को बर्थडे पार्टी थोड़ा है, अच्छा आज नहीं चलो कल हो जाएगी, अच्छा चलो कहीं और बर्थडे पार्टी हो जाएगी। और लड़का लड़की जीवन भर का साथ है, कोई केक पेस्ट्री तो है नहीं, आज खाए कल फिर खा लेंगे, केक पेस्ट्री तो है नहीं। तो सेम इज द केस हेयर ऑल्सो चिल्ड्रन। तो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है बिजनेस का या फैक्ट्री का सेटअप करना। तो इसलिए आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि जापान से आपको 200 करोड़ का प्लांट खरीदना है, क्या आप अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं? नो, रिवर्स करना वुड इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस एज सच। रिक्वायर्स रिटर्न, सॉरी, रिटर्न्स आर जनरेटेड इन लॉन्ग पीरियड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप बच्चों अगर किचन में जाके चाय बना रहे हैं, अच्छी बनी या खराब बनी, 15 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट आ जाएगा। यस और नो? इफ यू आर कुकिंग फूड विद इन एन आवर और 2, इसका इफेक्ट आ जाएगा। बट आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है या खराब हुई है, इसका इफेक्ट आने में मिनिमम 10 साल से मैक्सिमम 25 साल लगते हैं। आपका टीचर आपको सही ज्ञान दे रहा है कि गलत ज्ञान दे रहा है, ये आप तुरंत नहीं पता लगा पाएंगे, ये पता लगाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इज दैट नहीं सर? 1 साल में पता लग जाता है? 1 साल में आपका सिर्फ स्कोर आता है, ज्ञान आपको क्या मिला। तो गेटिंग अ स्कोर इन द एग्जाम एंड गेटिंग विजडम आर 2 डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार की बात है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बड़ा ब्रदर अपने स्कूल में बड़ा ही इनडिसिप्लिन माना जाता था। इवन स्कूल वालों ने जो उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया, उसमें लिख भी दिया द चाइल्ड बेयर्स अ फेयर कैरेक्टर। अब कुछ लोग सोचते हैं फेयर का मतलब बहुत गोरे नहीं है इसलिए हमारा रंग फेयर है तो हमारा फेयर कैरेक्टर हो गया। गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड, अब उन भाई साहब को समझ में तब भी नहीं आई, घर वाले भी समझाते रहे। फिर उनकी एचडीएफसी बैंक में नौकरी लग गई। 3 महीने बाद जब सैलरी आई, मतलब हर महीने की सैलरी आती थी, उस महीने की सैलरी आई तो उसमें 2 दिन की सैलरी कटी थी। तो उन्होंने अपने एचआर मैनेजर से पूछा ईमेल करके, ऐसा क्यों हुआ? कह रहे हमको रिपोर्ट मिली कि आप 2 क्लाइंट से मीटिंग करने गए थे, एक दिन आपने टाई नहीं लगाई थी, दूसरे दिन आपने शेव नहीं बनाई थी, एंड दीज आर अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। टाई नहीं लगा के गए थे और शेव नहीं बना गए थे, एक दिन शेव ना बनाने की सैलरी, एक दिन टाई न लगाने की सैलरी, उनकी सैलरी कट गई। और ये बात समझ में स्कूल लाइफ में बच्चों को नहीं आती। कुत्ते के पट्टे की तरह टाई टांगे रहते हैं कॉमर्स वाले। साइंस वाले स्टेथोस्कोप की तरह, वो ऐसे होते हैं जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो हंसते हैं अभी पूरी कर लेते हैं। समझ में आई बात कि स्टेथोस्कोप टांगने का मौका तो मिलेगा नहीं, चलो टाई ही ऐसे टांग लेते हैं। तो मेरे ओपिनियन में तो टाई हटा के कर देनी चाहिए, साइड में लगा घूमो एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये कब पता लगा? 10 साल के बाद। व्हाट वेंट रॉन्ग इन माय एजुकेशन? खोपड़िया में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो रिटर्न्स जो होते हैं बच्चों, तो आपकी एजुकेशन भी एकदम कैपिटल बजटिंग है बच्चों। खाना खाना चाय बनाना वर्किंग कैपिटल है। तो जो रिटर्न्स होते हैं वो तुरंत नहीं मिलते, वो काफी सालों के बाद मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज आपने प्लांट लगाया कल सुबह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एटलीस्ट 3-4 साल के बाद रिटर्न्स आने स्टार्ट होते हैं। पहले साल तो भाई माना जाता है कि बिजनेस विल डेफिनेटली गो इनटू लॉस। हाँ, अगर आपकी किस्मत गौतम अडानी या मुकेश अंबानी वाली तो एक्सेप्शन है, फिर वो पहले दिन के पहले ही प्रॉफिट आने लग जाता है। ओके, दूसरे साल आप लगभग अपने ब्रेक इवन में आते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरे साल में आपको कुछ कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो सेम ईयर में तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं जनरली। इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर आपने पैसा सही जगह लगा दिया तो भाई ग्रोथ होगी। बट इफ यू हैव टेकन द डिसीजन कि हम फैक्ट्री का लैंड परचेज करेंगे, आई रिपीट, फैक्ट्री का लैंड परचेज करेंगे, वेयर एज गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ रुपीज फॉर 20 ईयर्स की लीज पे भी बच्चों ये लैंड देने को तैयार हो गई। बट आपने इस लैंड को 150 करोड़ में बाय करने का डिसीजन ले लिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने इतना पैसा लैंड की परचेज में लगा दिया कि आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचा ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज है चिल्ड्रन, इवन इफ आई टॉक अबाउट एतिहाद एयरलाइंस एंड ऑल, डू यू थिंक कि इनके सारे के सारे जो एयरप्लेन्स होते हैं दे आर परचेज? नो। बोइंग, एयरबस जैसी कंपनी से ये हजारों करोड़ के एयरप्लेन लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट, जिसे लीज बोलते हैं, उस पर लिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि भाई एतिहाद एयरलाइन ने एक बोइंग 737, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी गूगल कर लेंगे आप, मान लेते हैं 8,000 करोड़ रुपए, इसको 20 साल की लीज पे ले लिया और इसके लिए इन्हें पे करने हैं सिर्फ
1000 करोड़ किराया, 20 साल ये प्लेन को रखेंगे, किराया देंगे, और 20 साल बाद कोई दूसरी कंपनी इसको ले लेगी, या बोइंग वाले इसी प्लेन में से कुछ पार्ट्स निकाल के नया प्लेन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल सीट्स में तो लगभग कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जो स्क्रीन्स लगी है वो भी लगभग ठीक ही ठाक होंगी। इट्स जस्ट लाइक महंगी कार जैसे ऑडी और मर्सिडीज और बेंटले वगैरह, यहाँ पे कंपनी बायबैक अग्रीमेंट देती है आपको। आज आप इनकी 1 करोड़ की गाड़ी खरीदिए, 5 साल बाद 60 लाख रुपए का अश्योर्ड बायबैक। आप 1 करोड़ की गाड़ी ले जाइए हमसे, 5 साल बाद वापस आइएगा, हम 60 लाख रुपए आपको दे देंगे। और छोटा सा एक सितारा बना होता है, हम कैश नहीं देंगे 60 लाख। फिर नई गाड़ी अगर उस समय 1.5 करोड़ की होगी तो 60 लाख ये माइनस हो जाएगा, 90 लाख और दे जाइएगा। और सर ये पुरानी गाड़ी का क्या करेंगे? पुरानी गाड़ी वो किसी को 10-15 लाख में टिका देंगे। तो सर उनका नुकसान क्या? उनका कोई नुकसान नहीं। उन्होंने आज आपको गाड़ी कितने में बेची? 1 करोड़। 1 करोड़। आपने 5 साल इनकी गाड़ी चलाई और इन्होंने आपके कितने पैसे 1 पॉइंट लेटर से 5 करोड़ की गाड़ी में एडजस्ट कर दिए चिल्ड्रन? 60 लाख। तो आपको फिर इनको कितना देना पड़ गया? 90 लाख। अब ये जो 1 करोड़ की गाड़ी है ना बच्चों, इसकी जो कॉस्ट वॉस्ट होती है 30-20 लाख रुपए तो टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और 20-25 लाख इसकी कॉस्ट होती है, तो 40 लाख तो कंपनी का प्रॉफिट है लगभग। 60,000 लिख गया। मैंने कभी BMW मर्सिडीज चलाई नहीं तो इसलिए डिजिट भी नहीं जानते, जो चलाया वो जाने। चलिए 40 लाख रुपए कॉस्ट है और कंपनी ने आपको कितने में बेची? 1 करोड़ में। 5 साल कंपनी ने आपके इस प्रॉफिट पे एवरेज अगर 8% का भी रिटर्न कमा लिया, कॉस्ट का जो पैसा उन्होंने लिया, तो लगभग उन्होंने हर साल 3 लाख रुपए, 5 साल में 15 लाख अंदर कर लिए। और आपको कितने पैसे वापस दिए? वापस नहीं दिए, आपको 1.5 करोड़ की एक और गाड़ी चिपकाई, 1.5 करोड़ की एक और गाड़ी चिपकाई, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 90 लाख। सिर्फ 90 लाख रुपए बस। तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट अपना छोड़ा और वही प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे आपसे एडजस्ट कर लिया। तो रियलिटी में उनको कोई लॉस नहीं है। और ये वो बायबैक अग्रीमेंट दे रहे हैं सब लोगों को, बट क्या सब वापस ही करने चले आएंगे? नो, कुछ लोग तो चलाएंगे ही चलाएंगे। प्लस आप जब इस गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो भाई ऑल्टो गाड़ी की सर्विसिंग तो 2500 रुपए में होती है, BMW की सर्विसिंग कराएंगे 2.25 लाख रुपए की है, और वो भी बेस मॉडल। कोई महंगा महंगा खरीद लिया तो और महंगा है। सर इतना महंगा क्यों है? इनका जो इंजन फ्यूल ही आता है यही कम से कम लेटेस्ट से 65,000 रुपए का आता है। सर हम घर से सरसों का तेल और देशी घी मिला डाल लेंगे सर, हम इतने तंदुरुस्त बन गए, या विटामिन डी ऑयल डाल देंगे सर इसके अंदर। तो सर इतना महंगा सामान क्यों है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। समझ में आ गया? जिनकी खरीदने की औकात नहीं होती है वो बोलते हैं बेवकूफ है जो उसको खरीद रहे हैं, और जिनकी हैसियत होती है भाई उनके लिए स्टेटस सिंबल है। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ चल रहे हैं। BMW ने सोचा कि हम इंडिया में प्लांट लगाएंगे और उस प्लांट के लिए जमीन खरीद लेते हैं 150 करोड़ की, वेराज गवर्नमेंट इनको 10 करोड़ रुपए में 20 साल के लिए ये जमीन इस्तेमाल करने के राइट्स दे रही है। समझ में आ गई बात? आप अपनी फैक्ट्री वगैरह इसके ऊपर लगाइए, हमको 10 करोड़ रुपए किराया दे दीजिए 20 साल का। 20 साल बाद अगर आपका मन होगा जमीन छोड़ने का, छोड़ दीजिएगा, ये किराया आपको वापस नहीं देंगे, सरकार की कमाई है। अगर BMW ने 150 करोड़ रुपए लगा के लैंड खरीद लिया, क्या ये एक वाइजर डिसीजन था? चलो नो, दे शुड हैव इन्वेस्टेड ओनली 10 करोड़, बाकी का 140 करोड़ रुपए रॉ मटेरियल खरीद कर वो कार प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकते थे। समझे कि नहीं समझे? बट अगर उनको लग रहा है कि इंडिया में हम फॉरएवर स्टे करने वाले हैं, यहीं पे कार बना के दूसरी कंट्रीज में, इवन अपने जर्मनी और फ्रांस में भी यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, तब उनके लिए ये डिसीजन गलत डिसीजन नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप हॉस्टल पढ़ने जा रहे हैं, कि आपको वहां पे 2 BHK का फ्लैट खरीद लेना चाहिए? मतलब कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए। तो सेम इज द केस, बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज भी चल रहे हैं जो प्लेन्स यूज करती हैं, दे डू नॉट बाय एक्चुअली, दे टेक इट ऑन हायर। कुछ कंपनीज अपने कुछ प्लेन्स खरीद लेती हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए, बट मेजॉरिटी इज ऑन लीज बेसिकली। तो लीज भी एक तरह का कैपिटल बजटिंग ही होता है, बिकॉज ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व। बट अगेन इट इज लेस, और यू कैन से सेमी कैपिटल बजटिंग, पूरा पैसा नहीं लगता, काफी कम पैसा लगता है। समझ गए बात को? पक्का? मान लीजिए आपने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बिजनेस मॉडल चेक किया और आपको नजर आ रहा है कि एक कॉलेज में लगभग 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। कितने बजे से? और इवनिंग 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो भाई यहां पे तो काम नहीं हो पाएगा।
मान लीजिए भाई कोई कॉलेज है LPSC, लेडी प्रभु श्री कॉलेज, समझ में आ गया? ये कॉलेज सो कॉल्ड 11 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे खत्म हो जाता है। हाँ, यहाँ ठीक है। यहाँ पे आप इनके रिसोर्सेज यूज करके सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक छोटे बच्चों का स्कूल चला सकते हैं, नर्सरी KG प्रेप। और उसके बाद आप 3:30 बजे से सो कॉल्ड 7:30 बजे तक एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। वोकेशनल मतलब स्किलफुल ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कॉलेज का जो रिसोर्स है ये भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा और आपको भी कोई एक्स्ट्रा पैसा बिल्डिंग खरीदने पे या बिल्डिंग बनवाने पे इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो लाइक दिस हम अपने डिसीजंस को मोल्ड भी कर लेते हैं कितनी बार। समझ में आ गई बात बच्चों? तो इट सेज डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इफ डिसीजन गोज इन द राइट डायरेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी increases. Instead of buying the planes, we should have taken them on hire. तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता। तो मैकडोनल्ड का एक स्टोर खरीदने में 50 लाख रुपए लगता है और किराया है साल भर का 10 लाख। तो अगर वो किराए पे ले लें तो एक की जगह कितने स्टोर्स खोल पाएंगे बच्चों? 5 स्टोर्स खोल पाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। भाई सबसे पहला डिसीजन होगा रिस्क। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पैसा लगाने से पहले आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे कैपिटल बजटिंग का या किराए पे लेंगे रिसोर्सेस को बच्चों? किराए पे ले लेंगे। फॉरेन कंपनीज इंडिया में अब आने में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो इनके पैसे का, इनके कंट्रीब्यूशन का रिस्क लो है या हाई है? लो है। दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। बट जमाना था कांग्रेस की गवर्नमेंट का जब खूब नेता लोग घूस घूस लेते थे और काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में। दैट्स व्हाई कंपनीज डरती थी इंडिया में बिजनेस करने के लिए। इवन अगर किसी बिजनेसमैन को एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन इंडिया से कनाडा जाना हो, वो जाएगा नहीं। और अगर कोई कैनेडियन इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाहेगा, हमारी गवर्नमेंट उसको बिजनेस करने देगी? बिल्कुल नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी? भाई आप हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे अपने पांव पसारने नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि भाई रिस्क फैक्टर जो है आपके इन्वेस्टमेंट में, आप उसको बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक दैट यू हैव टू बाय अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर। और आपके घर में गराज नहीं है, ओपन पार्किंग आपको सड़क पे करनी पड़ेगी, तो आप एक बार सोचेंगे गाड़ी रात में चोरी ना हो जाए? गाड़ी रात में चोरी ना हो जाए तो क्या करें? कैमरा लगा दें। कैमरा लगाने से क्या चोरी नहीं होगी? चोरी हो जाएगी। सर चोर पकड़ जाएगा। मान लीजिए चोर साड़ी पहन के आया, हेलमेट लगाया हुआ है, कैसे पकड़ेंगे आप? जेंट्स चोर था बट साड़ी पहन के आया था, हेलमेट लगाया था। समझ में आ गया? या पूरा सफेद कपड़ा पहना था, रात के अंधेरे में कैमरे में आप चुड़ैल और भूतनी समझेंगे उसको? समझ में आ गया? तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो रिस्क इन्वॉल्व इज मोर, तो कैपिटल बजटिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट वुड बी लो। और अगर रिस्क कम होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट चिल्ड्रन। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब याद करिए मैंने आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में एक लॉजिक बताया था, मोर ऑफ डेट शुड बी देयर एंड लेस ऑफ कैपिटल, और मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ डेट। More of debt and less of capital. याद करिए वो जेड लिमिटेड वाला एग्जांपल, डेट ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न ज्यादा आएगा। तो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू पुट इनटू? अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बैंक से बोरो करते हैं या डिबेंचर्स के थ्रू इशू करते हैं तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपने जो पैसा लगाया वो वापस कब आना स्टार्ट होगा? सर वापस कहाँ आएगा? अरे भाई फैक्ट्री लगाएंगे, गुड्स बनाएंगे, गुड्स बना के बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। कितना टाइम लगेगा? एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न? अब अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल 2 मंथ्स के अंदर आपको पैसा देके चली जाएगी इन प्लान ए, एंड इन प्लान बी इट इज 15 डेज, तो प्लान ए में आपको 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे गुड्स बनने से लेकर सेल होने तक। बट इन प्लान बी यू विल बी गेटिंग योर मनी बैक ओनली आफ्टर 15 डेज। विच प्लान यू वुड चूज इफ यू हैव लेस रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स? हम प्लान ए चूज करेंगे या प्लान बी चूज करेंगे? वी विल चूज प्लान बी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, we'll rank the projects according to their
प्रॉफिटेबिलिटी। सो मान लीजिए कि प्लान ए में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों 18% है और प्लान बी में इट इज ओनली 6%। अब बताइए प्लान ए में पैसे तो 2 महीने बाद आएंगे बट प्रॉफिटेबिलिटी 18% की है। प्लान ए में इट इज ओनली 6% बट पैसा जल्दी आ जाएगा। तो आप प्लान बी करेंगे या प्लान ए फॉलो करेंगे? मेरे हिसाब से तो भाई प्लान ए होना चाहिए। बिजनेस में पैसा देर से आए चलेगा बट प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी हाईएस्ट। और पैसा एक ही बार तो बस देर से आएगा, नहीं समझे आप? आज आपने गुड्स पहली बार बेचे तो 2 महीने बाद मिलेगा, फिर तो हर बार 2-2 महीने बाद। या आपने अगर 27 सितंबर को कोई गुड्स बेचे तो 27 नवंबर को पैसा आएगा, फिर 28 सितंबर को जो बेचा उसका 28 नवंबर को आएगा। तो पहली बार 2 महीने का वेट है, फिर तो हर दिन प्रॉफिट और पैसा आता ही जाएगा ना। तो यू शुड बी लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी। खोपड़े में बात गई। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों फाइनेंस में, इसको एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देख लेता हूं मैं आपके सिलेबस में, अगर एडअप हो गया होगा तो मैं बता भी दूंगा आपको, नहीं तो ये मैं अलग से आपको बता दूंगा ये चीजें हैं क्या एक्चुअली में। क्योंकि जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं कि कैसे आप ये डिसीजन लेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए, और वैसे तो ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे या लॉग कैलकुलेशन से किए जाते थे, बट एज ऑफ टुडे एक्सेल शीट में आईआरआर का फॉर्मूला आपको नजर आ जाएगा। आप बस वैल्यूज इनपुट करिए और आईआरआर का फॉर्मूला डाल दीजिए, खटाक से पता लग जाएगा कि आपका रिटर्न कितना है। गॉट इट? रुकिए मैं कोशिश करता हूँ एक्सेल शीट में, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। चिल्ड्रन एक ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि भाई ईयर वन आपने अपने बिजनेस में 1,22,883 रुपए, 1,22,883 रुपीज इन्वेस्ट किया। फिर ईयर 2 में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ईयर 2 में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम, फिर ईयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। हाउ मेनी ईयर्स आर वी इन्वेस्टिंग मनी चिल्ड्रन? 15 ईयर्स। माइनस का मतलब होता है मनी इज गोइंग आउट, इसे आप कैश आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक है। 15 साल लगेंगे किस चीज में सर? पहले तो आप 5 साल लैंड एक्विजिशंस पे बात करेंगे, किस पे? लैंड एक्विजिशंस पे। उसके बाद के 3 साल आपने सो कॉल्ड रिसोर्सेस सेटअप किए एंड ऑल दैट। उसके बाद 9th 10th 11th 12th 13th 14th एंड 15th ईयर। 9th 10th 11th 12th 13th 14th एंड 15th ईयर। 7 साल लग गए आपके प्रोडक्शन को स्टार्ट होने में। सर क्या बना रहे थे, दुनिया बना रहे थे क्या? अरे डैम समझ लीजिए। क्या डैम का प्रोडक्शन एक दिन में हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का? नो, 2 4 5 साल लग जाता है। तो 7 साल लग गए और टोटल बिजनेस स्टार्ट हो गया और गुड्स बन के मार्केट में डिलीवर होने लग गए। 16th ईयर ऑनवर्ड्स 120 120 120 120 हर साल आपको मिलने लग गया। और ये प्लान मैंने यहां पे बनाया, मान लीजिए सो कॉल्ड 31 ईयर्स का। तो फर्स्ट 15 ईयर्स तो सिर्फ पैसा जा रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा। व्हाट इट क्लियर? और अगले 15-16 साल बच्चों आपको हर साल मान लीजिए ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो 31st ईयर में आपने सोचा कि भाई फैक्ट्री बंद कर दें और रिसोर्सेज इतने में बेच दिए। व्हाट इज द परसेंटेज रिफ्लेक्टेड है चिल्ड्रन? 7%। और आपको एट द टॉप एक सेल में शायद नजर आ रहा होगा IRR D3 is to D33 एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मैंने शेड अप किया, नजर आ रहा है बच्चों? तो ये कैलकुलेशन एक्सेल शीट में किया जाता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं उसी साल और आ भी रहे हैं, हाँ वो भी होता है, वो भी होता है। इन दैट केस व्हाट आई वुड हैव डन, आई वुड हैव टेकन हेयर एज माइनस और दूसरे कॉलम में प्लस लिख देते हैं। फिर दोनों कंबाइंड कैलकुलेशन करते हैं कि एवरी ईयर हाउ मच आई एम पुटिंग इनटू माय बिजनेस एंड एवरी ईयर आई एम गेटिंग बैक हाउ मच। तो ओरिजिनली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हजारों पेज का होता था जो आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये छोटा करके 2 4 5 10 पेज पे लाया गया जब लॉगरिथम स्टार्ट हुए। एक्सेल शीट में तो ये 4x6 की स्क्रीन पे नजर आ जाएगा आपको। समझ में आ गया? तो इस तरह से बिजनेसमैन प्रॉफिटेबिलिटी जज करते हैं। तो ये प्लान अगर 7% दे रहा है बच्चों और कोई दूसरा प्लान 9.25 दे दे तो वील चूज दैट और दिस वन। ये 7% दे रहा है, वो 9.25 दे रहा है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? 9.25। अब रियलिटी में आप बोलेंगे सर ये है क्या?
ये मेरे को एक इंश्योरेंस एजेंट बेवकूफ बनाने आया था। तो उसने कहा कि भैया हर साल आप लगभग 1,20,000 एंड ऑल दैट दीजिए। तो मैंने उससे पूछा पहले साल ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हो? कह रहा है इस पे लगभग जीएसटी होता है 3% का, तो इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा ओके, देन आपको हर साल 1,20,237 रुपए देने पड़ेंगे अप टिल द नेक्स्ट 15 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद 16th ईयर ऑनवर्ड्स आपको हर साल 1,20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देना स्टार्ट करेगी। मतलब जितने पैसे आपने दिए रफली आपको उतने वापस मिल गए। और 30th ईयर तक ये कहानी चलेगी, और जब 31st ईयर आएगा 58 लाख मिल जाएगा। अब जब इंश्योरेंस एजेंट ऐसी बातें बताते हैं ना, पीपल फील इट हाईली फैसिनेटिंग। अरे 15 साल पैसे जाएंगे, फिर अगले 15 साल वो पूरा पैसा वापस चलाएगा, और उसके बाद इतना लमसम मिल जाएगा। और ऐसा बोलकर वो इंडिया की 99% पॉपुलेशन को इंश्योरेंस प्लान बेवकूफ बना के बेच देते हैं। बट जब आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने और आप आईआरआर निकालना सीख जाएं, तो इंश्योरेंस एजेंट से आप पूछिए इसका आईआरआर क्या है, कहेगा अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे, और वो थोड़ी देर बाद कभी आएगा ही नहीं। तो जब भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आए, पापा के इंश्योरेंस अंकल फ्रेंड जो है वो आए घर में, पूछे हर साल भाई साहब आपको 1,20,000 देना है, 15 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी अगले 15 साल तक पूरा पैसा आपको वापस कर देगी, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो। क्योंकि वो इंश्योरेंस एजेंट अंकल की अकल है जीरो, और वो आपको भी समझते हैं जीरो, बट आप तो हैं हीरो। समझ में आ गया कि नहीं? तो भाई जो पैसे आपने दिए, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एनीवेयर इट वुड हैव यील्डेड सम इंटरेस्ट। और उन्होंने क्या समझाया, जितना आपने दिया उतना आपको वापस मिल गया, इंटरेस्ट कहां गया? इंटरेस्ट भी तो है उसका। समझ में आई बात की नहीं आई? और उसके बाद 58 लाख दे रहे हैं। ये 58 लाख बड़ा अजीब लगता है, बट आज से 30 साल बाद 58 लाख रुपीस, इसकी मनी वैल्यू रहेगी क्या? 30 साल पहले जो टमाटर था बाजार में, या जो पोटेटो था चिल्लर, वो 5 रुपए किलो बिकता था, आज 40 रुपए किलो बिकता है। 8 गुना महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर उस समय का 1 लाख रुपए है तो वैसे ही 8 लाख हो गया, तो वैल्यू रिमेन्स सेम, सिर्फ देखने में बड़ा नजर आ रहा है। तो ये आईआरआर का कैलकुलेशन आपको बेवकूफ बनने से बचा सकता है। गॉट इट? और एग्जैक्टली आईआरआर बिजनेसमैन भी ऐसे ही कैलकुलेट करता है। मैं पहले तो स्टार्टिंग के 2 4 5 साल से पैसा लगाऊंगा, फिर मेरा पैसा आना स्टार्ट होगा। तो बिजनेसमैन एक्सेल शीट पे आईआरआर कंपेयर कर लेता है। तो अगर एक प्लान में आईआरआर 7% और दूसरे में 9.25, द बिजनेसमैन वुड लाइक टू टेक विच वन? 9.25 वाला प्लान वो लेगा, क्योंकि वहां पे उसके रिटर्न्स ज्यादा है। समझ गए बात को? पक्का? तो चलिए, एक तीर से दो शिकार हो गए, आप दोनों बातें सीख गए। दुनिया का कोई भी इंश्योरेंस प्लान अपार्ट फ्रॉम टर्म इंश्योरेंस चिल्ड्रन सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कमा के देता है, आपको कभी भी कमा के नहीं देगा। मस्ट हैव सीन पीपल सेइंग 400 रुपीज पर डे दीजिए, 60 साल के बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 करोड़। वो प्रैक्टिकली चीट किया जा रहा है, आपको मिलेगा 1 करोड़, बट आप अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए और इस पैसे को पोस्ट ऑफिस की एनएससी में लगा दें, शायद वो 1 करोड़ 1.5 पौने 2 करोड़ हो जाएगा। तो इनके रिटर्न्स हार्डली 3-4% से ऊपर नहीं होते हैं। गॉट इट? और ये भी, ये जो 58 लाख मैंने लिखा है, ये एस्टिमेटेड है चिल्ड्रन, इट कैन बी 62, इट कैन बी 51 ऑल्सो। गॉट इट? तो रियलिटी में 5-6% का ही आईआरआर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के रिटर्न्स का। चलिए, दोनों बातें लोगों को अच्छी बहुत लगी होंगी, बेवकूफ भी नहीं बनेंगे कम से कम। चलें आगे बच्चों, चले आगे। तो अंडरस्टूड हाउ द प्रोजेक्ट्स आर रैंक। देखिए आगे मैं बता ही रहा था आपको, एनपीवी, पे बैक पीरियड एंड आईआरआर। तो खैर इसका कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं आएगा, बट आई मेक यू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस ताकि आप इसको समझ जाएं। आईआरआर समझे आप लोग? तो पे बैक पीरियड मतलब आर मनी विल स्टार्ट कमिंग बैक फ्रॉम व्हेन। इसका न्यूमेरिकल और इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बिजनेस फाइनेंस में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे भी टीचर ऐसी एक्सेल शीट आपको दिखाते हैं। ओके, चलें आगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 2-3 प्लान आपके पास है तो जिसमें सबसे ज्यादा होगा वील टेक दैट ओनली। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो मतलब वंस यू इन्वेस्ट योर मनी, आपका पैसा वापस आना कब स्टार्ट होगा? प्लान ए में पैसा आएगा 2 महीने बाद, प्लान बी में पैसा आएगा 15 दिन बाद। अगर दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम है तो वील टेक विच प्लान, जिसमें पैसे जल्दी वापस आएंगे या देर से वापस आएंगे? जल्दी। और अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता है तो प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज जिसमें ज्यादा होगा यू विल गो फॉर दैट, इररिस्पेक्टिव पैसे 2 महीने बाद आए या 15 दिन बाद आए। फाइन।
समझ में आ गया? चलिए अगली हेडिंग आप लिखेंगे चिल्ड्रन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट्स। टॉपिक में डिफरेंस समझ में आ गया? लास्ट में इसमें क्या था? क्विकली अपडेट बच्चों, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में पढ़े थे, ठीक है? तो अगले लेक्चर में हम इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलिए आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।